मेरी बहन की शादी हुई तो मैं बहन के घर कुछ दिनों के लिए रहने चली गई। क्योंकि मेरे जीजाजी काम पर चले जाते थे तो मेरी बहन घर पर अकेली रह जाती और उसे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अपनी बहन के घर जाने के कुछ दिन बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई और डीएनए टेस्ट में जो रिपोर्ट आई उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि यह बच्चा तो मेरी बहन की शादी थी तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन मेरी बहन अपनी शादी से बहुत दुखी थी। हमारे घर में हम दो बहनें और एक भाई था। हम दोनों बहनों में उम्र का लगभग 2 साल का ही फर्क था, इसलिए हम में दोस्ती भी बहुत थी। मैं भी अपनी बड़ी बहन की विदाई के बारे में सोचकर दुखी हो जाती कि वो चली जाएगी तो मैं अकेले कैसे रहूंगी। जब दीदी की विदाई हो रही थी तो वह मुझसे और माँ से लिपटकर बहुत रोई। मेरे जीजा जी ने जब मेरी बड़ी बहन पूजा को इस तरह रोता हुआ देखा तो उन्होंने माँ से कहा कि आप लवी को हमारे साथ भेज दीजिए। लवी साथ में रहेगी तो पूजा का दिल भी लग जाएगा, वरना यह हर वक्त उदास रहेगी। माँ ने मुझे जाने की इजाजत दे तो दी, लेकिन एक बात कहा कि बहन के घर ज्यादा दिन नहीं रहते, कुछ दिन रहकर चली आना। मैं अपनी बहन के साथ उसके ससुराल आ गई। घर में मेरे बहनोई के अलावा और कोई नहीं था, क्योंकि मेरे जीजा जी अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और उनके माँ बाप बहुत पहले ही गुजर गए थे। रात को मैं दूसरे कमरे में सोने चली गई, लेकिन अभी मुझे बिस्तर पर लेटे हुए आधा घंटा ही गुजरा था कि तभी किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं थोड़ी डर गई और मन में सोचने लगी कि पूजा दीदी और जीजाजी तो अपने कमरे में होंगे, तो इस वक्त मेरा दरवाजा कौन खटखटा सकता है। जब काफी देर दरवाजा बजता रहा और मैंने नहीं खोला तो मेरे जीजाजी की आवाज आई। उन्होंने कहा, लवी दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोली तो जीजाजी बोले, तुम्हारी बहन बहुत रो रही है और वो तुम्हें बुला रही है। ऐसा करो कि तुम उसके साथ सो जाओ और मैं इस कमरे में सो जाऊंगा। मुझे जीजा जी की यह बात सुनकर बड़ी हैरत हुई, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं अपनी बहन के कमरे में गई। मेरी बहन अपने आंसू पोंछ रही थी और मुझे देखकर एक लंबी गहरी सांस ली। मैंने कहा, दीदी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? उन्होंने कहा, लवी आज की रात तू मेरे पास सो जा, मुझे यहाँ कुछ घुटन सी महसूस हो रही है। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि दीदी आज की रात मेरा आपके कमरे में सोना ठीक नहीं, जीजाजी क्या सोचेंगे। मेरी बात सुनकर दीदी ने कहा कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द है और मैंने उनसे इजाजत ले ली है। मैं अपनी बहन के कहने पर उनके कमरे में उनके पास लेट तो गई, पर मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी दीदी और जीजाजी की आज पहली रात थी और मेरा उनके कमरे में सोना ठीक नहीं था। मेरी नींद उड़ चुकी थी। पूरे बेड पर गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। कमरे को एक सुहाग की सेज की तरह सजाया गया था। बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद किसी तरह मुझे नींद आ गई। जब मैं सोकर उठी तो देखा अभी दीदी सो रही थी। मैं उठकर कमरे से बाहर चली आई, तभी मुझे किचन से आती हुई आवाजें सी लगी। आवाजों को सुनकर मैं किचन में गई तो देखा कि जीजाजी नाश्ता बना रहे थे और एक औरत जो शायद यहाँ की नौकरानी थी वो बर्तन धो रही थी। मुझे देखते ही वह औरत कहने लगी कि आपकी पत्नी तो बहुत खूबसूरत है। वह समझी कि मैं ही इस घर की दुल्हन हूँ। जीजाजी पलटकर देखें तो हंसने लगे और उस नौकरानी से बोले कि ये मेरी पत्नी नहीं, यह मेरी साली है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि लवी नाश्ते में क्या लोगी। मैंने कहा, जीजाजी आप हटिए, नाश्ता में बना देती हूँ। उन्होंने कहा, नहीं नहीं मैं बना लूंगा, मुझे आदत है सब करने की, तुम जरा अपनी बहन को उठा दो, सुनीता उसे देखना चाहती है। कब से मुझसे बोल रही है कि साहब जी आपकी पत्नी कहाँ पर है, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। मैं कमरे में अपनी दीदी को बुलाने गई तो देखा वह अभी भी सो रही थी। मैंने दीदी को उठाया तो वो गुस्से में बोली, क्यों मुझे परेशान कर रही हो। मैंने कहा, दीदी आप उठकर नाश्ता कर लीजिए। वह उठकर बैठी और मुझे गुस्से से देखने लगी। उन्होंने कहा, तुम जाओ, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद दीदी आई तो हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे, पर दीदी के चेहरे पर खामोशी थी। वो ना तो किसी से बात कर रही थीं और ना ही हंस रही थीं।
रात हुई तो खाना खाने के बाद दीदी फिर से सिर दर्द की तकलीफें बताने लगी कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। जीजाजी परेशान हो गए और कहने लगे, पूजा मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। लेकिन दीदी ने कहा नहीं, मैं सर दर्द की गोली खाकर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। खाना खाने के बाद मैंने जल्दी से बर्तन समेटे और दीदी के कमरे में जाकर उनका सर दबाने लगी। दीदी ने कहा, आज रात भी तुम मेरे कमरे में सो जाना। दीदी की यह बात मुझे बहुत अजीब लगी और मैंने आज उनके साथ सोने से इनकार कर दिया। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि दीदी ये सब ठीक नहीं, कल भी आपने मुझे अपने कमरे में सुला लिया था। जीजा जी क्या सोचेंगे, अब मैं कल अपने घर चली जाऊंगी। मेरे जाने की खबर सुनकर दीदी फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उन्होंने कहा, इस शख्स के पास मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। जैसा यह आदमी नजर आता है वैसा ये है नहीं। तुम नहीं जानती कि इसने मुझे क्या धमकी दी है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, इसलिए तुम अभी मुझे छोड़कर मत जाना। दीदी की बात सुनकर मैं घबरा सी गई और सोचने लगी कि आखिर दीदी और जीजाजी में ऐसी क्या बात हो गई कि दीदी जीजाजी से इतनी डरी हुई है। ना चाहते हुए मैं इस रात भी दीदी के पास सो गई। अगले दिन मेरे भाई मुझे लेने आए, पर मैंने जाने से इनकार कर दिया और कहा अभी कुछ दिन में दीदी के साथ रहूंगी। दीदी ने भी भाई को समझाया कि अभी लवी को यहीं पर रहने दो, 1 महीने बाद आकर ले जाना। मेरा भाई वापस चला गया और अब मैं जीजाजी की हरकतों को नोट करने लगी। एक दिन खाना खाते वक्त जीजाजी ने दीदी से कहा, तुम मेरे साथ बाहर आइसक्रीम खाने चलो। पर दीदी ने जीजाजी के साथ आइसक्रीम खाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आइसक्रीम नहीं खाती, लेकिन लवी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, आप चाहें तो लवी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। आइसक्रीम तो मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने देखा दीदी के इस बात पर जीजाजी दीदी को घूरने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुझे अपने साथ आइसक्रीम खिलाने चले गए। वह मुझसे रास्ते भर हंस हंसकर बात करते रहे। बातों ही बातों में उन्होंने कहा, तुम्हारी दीदी बहुत ही अजीब है, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। पर मुझे जीजाजी की ये बात अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरी दीदी भी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा, लेकिन मुझसे तो बात भी नहीं करती, मुझे देखते ही डरने का ड्रामा शुरू कर देती है, जैसे मैं कोई भूत हूँ। एक रात मेरी आंख खुली तो मुझे दीदी के कमरे से लड़ने की आवाज आ रही थी। ना जाने किस बात पर दोनों में बहस हो रही थी। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो ना चाहते हुए भी मुझे उनके कमरे की तरफ जाना पड़ा। जब मैं उनके कमरे के पास गई तो दीदी के रोने की आवाज आ रही थी और जीजाजी का असली रूप अब मुझे दिखने लगा था। वो दीदी पर चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि अपना यह रोना धोना बंद करो। कब से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हो। मुझे जीजाजी का असली रूप आज देखने को मिला था, लेकिन जीजाजी का रवैया मुझसे पहले जैसा ही था। अब तो वो मेरा पहले से भी ज्यादा ख्याल करने लगे थे। हर रात मेरे लिए कभी चॉकलेट तो कभी आइसक्रीम लेकर आते। उसे खाने के कुछ देर बाद मुझे नींद आने लगती और मैं ऐसे गहरी नींद सोती कि मेरी आंख सुबह ही खुलती। एक दिन मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा तो दीदी मुझे करीबी डॉक्टर के पास लेकर गई। लेकिन जो बात उस लेडी डॉक्टर ने बताई उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह बात सुनकर तो मैं अपने होश हवास खो बैठी। दीदी भी परेशान हो गई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। घर आकर मैंने दीदी से कहा कि नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर झूठ बोल रही हैं। दीदी ने कहा, नहीं डॉक्टर इतना झूठ नहीं बोल सकती, वो सच कह रही हैं। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि वह शख्स बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब देखो उसका परिणाम कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। लवी, उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अब तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। फिर मुझे याद आया कि जीजाजी रात को मुझे जो चॉकलेट और आइसक्रीम लाकर देते थे, शायद उस आइसक्रीम और चॉकलेट में कुछ मिला हुआ होता होगा। इसीलिए तो वो खाते ही मुझे नींद आने लगती थी और मैं गहरी नींद सो जाती। और फिर मेरे सोने के बाद जीजाजी शायद मेरे साथ
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे जीजाजी इतने घटिया इंसान हो सकते हैं। रात को जीजाजी जब घर आए तो मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए और मुझे आइसक्रीम पकड़ाने लगे। मैंने उन्हें नफरत से देखा और आइसक्रीम को फेंक दिया। दीदी ने तो उनका गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगी, तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। दीदी ने उन्हें झकझोरते हुए कहा कि लवी प्रेग्नेंट है। यह सुनकर तो जीजाजी के चेहरे की रंगत ही उड़ गई थी। वह मुझे हैरत से देखने लगे। मेरा तो जी चाह रहा था कि मैं उनका मुंह ही नोच लूं। अब मुझे समझ में आ रहा था कि दीदी ठीक ही कहती थीं, ये जैसे हैं वैसे दिखते नहीं। मैं ही बेवकूफ बनी थी जो इन्हें अपना समझ बैठी थी। लेकिन उनके घटियापन की तो कोई हद ही नहीं थी। वो अभी भी इस बात से मुकर रहे थे। कहने लगे, मैं लवी को अपनी छोटी बहन समझता हूँ, मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। वो मेरी दीदी से लड़ने लगे। मैंने भी गुस्से में कहा कि बहन कहकर ही तो पहले आपने मेरा भरोसा जीता और उसके बाद चॉकलेट और आइसक्रीम में नशीली दवाई मिलाकर मेरे साथ यह घिनौनी हरकत की। शर्म दीदी को नहीं आपको आनी चाहिए। दीदी ने यह सारी बातें माँ और भाई को कॉल करके बता दी। अगले ही दिन मेरा भाई मुझे लेने आ गया। भाई ने आते ही जीजाजी को 2-4 थप्पड़ लगाए, लेकिन जीजाजी अभी भी अपने इस गुनाह से मुकर रहे थे। वह बार बार बस यही कह रहे थे कि मैंने कुछ नहीं किया। भाई ने मेरा और दीदी का हाथ खींचकर गाड़ी में बिठाया और कहने लगा, तुम पूजा के पति बनने के लायक नहीं, इसलिए मैं अपनी दोनों बहनों को ले जा रहा हूँ। घर जाते ही दीदी माँ के साथ लिपटकर रोने लगी और रोते हुए उन्होंने कहा कि राकेश ने लवी को बर्बाद कर दिया। माँ यह सब सुनते ही जमीन पर गिरकर रोने लगी और मेरा भाई भी अपना सर पकड़कर बैठ गया। दीदी ने भाई से कहा कि मुझे उस इंसान के साथ नहीं रहना, मैं राकेश से तलाक लेना चाहती हूँ। भाई ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हमने राकेश जीजा के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है। मेरी माँ ये सोच सोच कर बीमार पड़ गई कि उस इंसान ने मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी खराब कर दी। मेरी माँ 15 दिन तक बिस्तर पर बीमार पड़ी रही। 15 दिन बाद जब उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो माँ ने कहा कि कल वो मुझे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाएंगी और मेरा अबॉर्शन करवा देंगी। किसी को इस बात की खबर नहीं होगी और यह बात यहीं के यहीं खत्म हो जाएगी। मैं भी यही चाहती, आखिर मैं क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद करती। अगले रोज माँ मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। एक लेडी डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मेरा कुछ टेस्ट भी करवाया, लेकिन टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट हमें देखने को मिली उसे देखकर तो हम माँ बेटी के होश उड़ गए, क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और ना ही मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। रास्ते में आते वक्त माँ ने मुझसे पूछा कि क्या उस डॉक्टर ने भी तुम्हारे कुछ टेस्ट किए थे। मुझे याद आने लगा, उसने तो मेरा कोई भी टेस्ट नहीं किया था। उसने तो बस मुझे चेक किया और चेक करने के बाद बोल दी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी मेरी माँ ने मुझे समझाया कि घर में किसी को भी नहीं पता है कि मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ, इसलिए तू यह बात किसी को भी नहीं बताएगी कि तू हॉस्पिटल आई थी। इतना सब हो जाने के बाद अब मुझे दीदी पर शक होने लगा, इसलिए अब मैं दीदी पर नजर रखने लगी। इस बीच मैंने देखा कि दीदी रात भर किसी से हंस हंस कर बातें करती है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि वह किससे बातें करती हैं। एक रात में किचन में पानी पीने आई तो मैंने देखा कि रात के 1 बजे दीदी दबे कदमों से सीढ़ियों पर चढ़ती जा रही थी। मुझे उनका इस वक्त छत पर जाना थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैं भी दबे कदमों उनके पीछे चली गई। छत पर पहुंचते ही जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और मैं उल्टे कदमों वापस चली आई। मुझे अपनी बहन की इस हरकत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी खुशी के खातिर मुझे भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने जल्दी से अपनी माँ और भाई दोनों को जगाया और छत पर ले गई। हम तीनों जब छत पर गए तो दीदी किसी लड़के के साथ गले लगकर यह कह रही थी कि मेरी बहुत जल्दी तलाक हो जाएगी, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि उस बेवकूफ शख्स से पीछा छुड़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है।
मेरा भाई यह सब सुनते ही गुस्से में आ गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ दीदी को मारा और उस लड़के को भी मारने पीटने लगा। वो लड़का तो किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर भाग गया, लेकिन दीदी के चेहरे की तो रंगत ही उड़ गई थी। उनका असली रूप सबके सामने आ गया था। माँ ने दीदी को बहुत बुरा भला कहा और जिस लड़के के साथ दीदी का चक्कर था, भाई ने बताया कि वह बहुत ही आवारा लड़का है। अगले दिन कोर्ट में पेशी थी और मैंने कोर्ट में जाकर सारा सच बता दिया। जीजा जी रिहा हो गए थे और उन्होंने दीदी को खुद तलाक दे दिया। कुछ दिन बाद मेरे घर वालों ने दीदी की शादी उनके आशिक से करवा दी और कहा कि तुम्हारे साथ कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार खुद तुम होगी और तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उस लड़के ने दीदी को छोड़ दिया और दीदी वापस हमारे पास आ गई। भाई उन्हें अपने पास रखने को तैयार नहीं थे, पर माँ की मिन्नतों के बाद किसी तरह वह दीदी को रहने की इजाजत दे दिए। दीदी को अपने किए पर बहुत पछतावा था। दोस्तों, कभी भी किसी के बहकावे में आकर अपना घर बर्बाद न करें। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है।